स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एनवायरमेंटल स्टडीज का एमसीक्यू सेशन। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके थे, देख चुके थे। आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक देख चुका गया इसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, इनको भी देख लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक लोग देख चुके थे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखा था। जो हम लोग का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है। जो भी नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज है जो हमारे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज करने का जिम्मेदार है, या कहा जाए थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन के लिए भी कुछ जो हमारा जिम्मेदार है। ठीक, इसमें ऑप्शन पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, देन हमारा मीथेन, देन कार्बन डाइऑक्साइड है लास्ट ऑप्शन, ये सभी। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करने के लिए आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, ये भी जिम्मेदार है। मीथेन CH4 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सभी होगा। ठीक, इसमें मैंने आपको कोई चीज बताया था, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक, जिनके वजह से हमारा टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। कौन कौन सा गैस हमारा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से निकलता है हमारा, ये ईंधन जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो जलाने से। ठीक, फिर हमारा मीथेन है CH4, यह तेल के रिसाव व पशुपालन आदि से पैदा होता है। देन हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यह खेत हुआ ईंधन के जलने पर निकलता है। देन हमारा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और ये हमारा कहाँ से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है। देन हमारा है परफ्लोरोकार्बन, ये एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों द्वारा निकलता है। देन हमारा होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक, ये गंधयुक्त ईंधन के जलाने से या अम्लीय वर्षा का ये सबसे बड़ा एक कारण होता है। तो ये हमारे क्या है, 6 ग्रीन हाउस गैसेस थे। ठीक, अब आते हैं वापस क्वेश्चन। अब इन 6 ग्रीन हाउस गैसेस में से देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपका है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पढ़ा रहे थे, बारे में बता रहे थे, तो ये चीज मैंने बताया था कि जब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज करेगी, तब तब हमारा टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। इसमें कौन सा है जो हमारा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा HNO3, दूसरा है H2SO4, देन CS3COOH, और डी है A और B। करेक्ट आंसर होगा D। ठीक, जो हमारे A और ये B दोनों हमारे किस में पाए जाते हैं, एसिड रेन में पाए जाते हैं। ये दोनों हमारे एसिड रेन में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। हम इसका क्लियरिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं की चिमनियों, स्वचालित वाहनों एवं ईंधन पदार्थों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में निर्मित होती है। इनमें सल्फर डाइऑक्साइड जल वाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन जल वाष्प से क्रिया करके नाइट्रस
वह नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है और वर्षा के जल के साथ निकलकर अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगता है। अम्लीय वर्षा फसल, पौधे, जीव जंतु, फलों को हानिकारक प्रभाव देती है। जब एसिड रेन हम लोग बता रहे थे, मैंने बताया था कि जो भी हमारे फैक्ट्री से हार्मफुल गैसेस निकलती है, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक, ये सब गैसेस में जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बादल है या वाष्प से रिएक्शन करके वो क्या कर देता है, H2SO4 निर्मित करता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो नाइट्रिक अम्ल का क्या करता है, बनाता है। ठीक, अब यही हमारे क्या होते हैं, जाके कहीं शहर में या कहीं भी जाके जब बारिश होता है तो ये क्या होता है, वहाँ पे बारिश के रूप में गिरते हैं। ठीक, और दूसरी चीज क्या है कि जब वाटर में वाष्प में मिक्स होते हैं तो पीएच को क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटा कहाँ से ला देते हैं, 4 to 5 के बीच में ला देते हैं। ठीक, और जब ये एसिड रेन होता है, जहाँ पे एसिड रेन होता है वहाँ पे फसलों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, पानी को नुकसान पहुँचाता है। ठीक, फसलें क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, भवनों हो जाती है, क्षरण हो जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, मनुष्यों के शरीर में पड़ता है तो मनुष्य को बहुत सारी स्किन के बीमारी है, जैसे स्किन कैंसर जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है समय एसिड रेन की वजह से, स्किन कैंसर का। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। इन दो गैस जिनकी वजह से होता है, HNO3 और H2SO4 की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्तर से नीचे जाने पे ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? देख लीजिए इसका आंसर क्या है, सी। ठीक, ओजोन की सांद्रता मापने की सांद्रता 200 DU ऑप्शन यूनिट से कम हो जाती है, इसे ओजोन क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। देखिए ओजोन को यूनिट जो होता है वो होता है हमारा डॉप्सन यूनिट। ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग कराया है। ओजोन का क्या यूनिट होता है, हमारा डॉप्सन होता है। इस चीज को आप मेमोराइज करके रखिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया, कब, इन 1969। देख लो भैया क्वेश्चन को, अमेरिका में पर्यावरण प्रदूषण पड़ने वाले घातक प्रभावों को 1969 में EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूप में प्रतिपादित किया गया। वो हमारा क्या है, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कब किया गया, 1969 में इसको किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? ठीक, तो डी ऑप्शन सही है, कालीफॉर्म। जो कालीफॉर्म बैक्टीरिया है वो जल प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। ठीक, वर्ष 1920 में अमेरिका के सर्वप्रथम यह सूचक के रूप में प्रयोग किया गया। कोलाई और एंटीकोकी जीवाणुओं का प्रयोग भी जल प्रदूषण संकेतक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका कालीफॉर्म। अभी ये क्वेश्चन हम लोग देखें थोड़ा सा। निम्न में से कौन सा गैस वायु प्रदूषण के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी माना जाता है?
अभी हम लोग क्वेश्चन को देखे थे तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज करती है वैसे वैसे टेम्परेचर सेंटीग्रेड हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 0.035%। ठीक, अब यही मात्रा जब इंक्रीज करेगी तो हमारा टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वायु प्रदूषण से नहीं होता है, वायु प्रदूषण से क्या क्या नहीं होता है, पाचन तंत्र से संबंधित रोग, कैंसर, श्वसन संबंधित रोग और इमारतों का क्षय। तो देखो भैया, वायु प्रदूषण से हमको कैंसर होता है, ठीक, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पूछा कि वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है, वायु प्रदूषण की वजह से आपको कैंसर होता है। ठीक, देन श्वसन संबंधित रोग, जाहिर सी बात होता है, इसलिए ये भी, इमारतों का क्षरण, इसलिए ये भी गलत है। पाचन तंत्र से संबंधित रोग, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पाचन तंत्र से संबंधित रोग वायु प्रदूषण के कारण से नहीं होता है। वायु प्रदूषण के कारण से कैंसर जैसी बीमारी होती है, सांस की बीमारी जैसे अस्थमा हो गया या लंग्स में आपके इन्फेक्शन हो गए, ये सब बीमारियां होती हैं। फिर इमारतों का क्षरण, ठीक, ये आपका होता है वायु प्रदूषण की वजह से। लेकिन वायु प्रदूषण से पाचन तंत्र से संबंधित रोग नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किस सांद्रता में वृद्धि है, तो किस गैस की वजह से, वृद्धि की वजह से हमारा अम्लीय वर्षा होता है। पहला ऑप्शन है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, और डी है धूल तथा ओजोन। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। अभी जैसे पिछले 4-5 क्वेश्चन पहले बताया गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, सॉरी किस तरीके से निकला, वाहन चले, इंडस्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन जैसे गैसेस निकले। अब सल्फर डाइऑक्साइड हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में गया, ठीक, ऊपर एटमॉस्फेयर में जो हमारे बादल हैं या वाष्प हैं उनसे रिएक्शन करके इसने क्या बना दिया, H2SO4 बना दिया, ठीक, और नाइट्रोजन ऑक्साइड गया ऊपर, वाष्प से इसने रिएक्शन करके क्या बना दिया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना दिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या बनाया, H2SO4, और नाइट्रोजन ऑक्साइड ने क्या बनाया, HNO3। ठीक, तो इन दोनों की वजह से हमारा क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है।
यही चीज इन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, एक बार इसको भी देख लीजिए कि ऐसी वर्षा जिसका पीएच 5.6 से कम हो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था 4 to 5 का सब होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि है। उल्लेखनीय है कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में नमी को सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यही अम्ल वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। अम्ल वर्षा जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। यह इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाता है। ठीक, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिया ताजमहल। से वायु प्रदूषण एसिड की वजह से ताजमहल की जो पहले चमक थी जो इस पत्थर से बना है, उस पत्थर में क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। इसके अलावा परितंत्र, मृदा, कृषि, पाइपलाइन के क्षरण भूमिगत जल स्रोतों पर भी प्रभाव डालता है। मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही आगरा की ताजमहल की तबाही का कारण बना हुआ। देखिए अभी मैंने ये चीज बताया ना, ये चीज देखिए नीचे लिखा हुआ है कि मथुरा में तेल शोधक कारखाना है। एक यहाँ पे तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी है। एक उस तेल शोधक कारखाने से हमारा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है और यह सल्फर डाइऑक्साइड आगरा के जो ताजमहल है उसकी तबाही का कारण बना हुआ है। देख जो चीज का मैंने एग्जाम्पल कई बार आपको तो दिया और अभी भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, देखिए वो चीज नीचे लिखा हुआ है कहाँ के तेल शोधक कारखाने से, मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी, उस ऑयल रिफाइनरी से हमारा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है और ये जाके हमारा क्या कर रहा है, आगरा में जो ताजमहल है उस ताजमहल मार्बल पत्थर से बना हुआ, मार्बल स्टोन से बना हुआ, उस मार्बल स्टोन को क्या कर रहा है, उसका क्षरण कर रहा है, उसकी चमक को कम कर रहा है, उसको पीलापन दे रहा है, जिसके वजह से ताजमहल अपने खूबसूरती में क्या कर रहा है, हो रहा है। ठीक, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है, अम्लीय वर्षा और सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए ये क्वेश्चन भी मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोग से कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डेसिबल, डॉप्सन, पास्कल या वेबर। करेक्ट आंसर हमारा है डॉप्सन। क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया था कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पूछ भी दिया है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है, डॉप्सन इकाई है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है हमारी, डॉप्सन। आगे बढ़ते हैं, कौन सी गैस अधिकतम वायुमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ पूछा सर्वाधिक कौन जिम्मेदार है, तो सर्वाधिक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या कारण है, और ये सब ऑप्शन रहता और यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड की जगह रहता ऑल ऑफ उपरोक्त सभी, तब हमारे ये वाला ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए घुमा के थोड़ा सा पूछा कि इस तरीके से पूछा है कि कौन सी गैस अधिकतम मंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, मतलब कि सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो वो हमारा गैस हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, चलिए देख लीजिए, आप बता आगे पूछिए कि चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है, तो भूस्खलन से, भूकंप से, नाभिकीय दुर्घटना से कि अम्लीय वर्षा से। तो ये हमारा नाभिकीय दुर्घटना से है। ये कब हुआ था, 26 अप्रैल 1986 में हुआ था।
देख न्यूक्लियर पावर प्लांट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। कि वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, तो वाहन, ठोस अवशिष्ट, उद्योग की धूल के कण। देखिए वाहन से भी हमारा वायु प्रदूषण होता है। वाहन से हमारे क्या क्या निकलते हैं, हार्मफुल गैसेज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये ऑप्शन तो हमारा क्या है, गलत है, ठीक, क्योंकि ये वायु प्रदूषण का स्रोत है। देन हमारा उद्योग से भी हमारे हार्मफुल गैसेज यही सब, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, फिर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब निकलते हैं, इसलिए ये भी गलत है। धूल के कण, ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्यों, क्योंकि धूल के कण से भी हमारा वायु प्रदूषण होता है। ये कोलाइडल पार्टिकल्स, सॉरी आंधी आई, हवा चला, एक ये कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं और श्वसन क्रिया के जरिए हमारे लंग्स, फेफड़े में जाते हैं और हमको तकलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो धूल कण भी हमारा क्या वायु प्रदूषण का कारण है। सी वाला ऑप्शन है अवशिष्ट, ठोस अवशिष्ट। ठोस अवशिष्ट हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ठोस अवशिष्ट हमारा सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, देख किसके लिए होता है, ये हमारा सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। ठीक, बाकी ये तीन हमारे जो है वायु प्रदूषण के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन ठोस अवशिष्ट हमारा सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन का ये जिम्मेदार होता है। देख लीजिए कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए इसमें मेथेन भी आपका है, पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, नाइट्रोजन है, फिर मेथेन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, देन सल्फर डाइऑक्साइड है। क्योंकि इसमें ये पहले ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन, लेकिन अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। तो सबसे ज्यादा उत्तरदायी हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसी की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करता है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा घुमा के कई बार पूछ चुका है, देखिए कितने तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। कभी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड करके पूछ रहा है, कभी पूछ रहा है कि किसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कभी पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा मतलब अत्यधिक किसके वजह से इंक्रीज कर रहा है, या सबसे बड़ा कारण क्या है। इस क्वेश्चन देखिए किस तरीके से, एक ही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को कई बार घुमा घुमा के कितने तरीके से पूछ रहा है। ये देखिए इस हिसाब से ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन क्या फिर से एक बार देख लीजिए, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। ऑप्शन क्या क्या है,
धुआं एवं कोहरा, ये भी होगा। वाहनों से निकलने वाले गैस, ये भी सही ऑप्शन हो सकता है। जल्दी लकड़ी या चारकोल से निकलने वाले गैस, ये भी सही होता है। डी ऑप्शन क्या, इनमें से सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो जब तीनों हमारे हो सकते हैं तो लास्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ अबव हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, किसके किसके वजह से प्रदूषण हमारा होता है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के स्रोत हमारे क्या क्या है, तो धुआं एवं कुहासा, जल्दी लकड़ी या चारकोल से निकलती गैस, वाहनों से निकलने वाले गैस, कृषि में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, ये सब हमारे क्या है, स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। देखो फिर यही क्वेश्चन, और इसका आप लोग को आंख बंद करके जवाब देना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग पे इस क्वेश्चन को पढ़ते ही क्लिक करना चाहिए कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जैसे ये ऑप्शन दिखा वैसे ही सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्न में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है। तो शैवाल, लाइकेन्स, बायोफाइट, प्रोटोजोआस, करेक्ट आंसर बी है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। लाइकेन्स ऐसे पौधे होते हैं जो चट्टानों या पेड़ों की छालों पर उगते हैं। सामान्य वर्षा इनके लिए पोषक का कार्य करती है। यदि वर्षा में वायु प्रदूषक विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्ल वर्षा के रूप में पाई जाती है, लाइकेन्स को हानि पहुंचाती है, इसलिए इनको सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के संकेत के रूप में लिया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की वृद्धि लाइकेन्स जहाँ सबसे ज्यादा है वहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति ज्यादा है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा, लाइकेन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाली सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है। तो ऑप्शन क्या क्या हमारे, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। डिस्क्रिप्शन देख लिया जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र SO2 है। यह तीव्र गंध युक्त तीक्ष्ण विषैली गैस है जो औद्योगिक प्रक्रियाओं के साथ तथा ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है। ये स्वास्थ्य को संकट में डालने वाली सबसे गंभीर वायु प्रदूषक है, जबकि प्रथम सर्वाधिक वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड तथा द्वितीय सर्वाधिक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सबसे गंभीर वायु प्रदूषक है जो हमारे स्वास्थ्य को क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामान्य वायु प्रदूषक नहीं है।
मैंने जो ऑप्शन है उसमें से ऐसा कौन सा है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो पहला है हमारा हाइड्रोकार्बन, देन हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन नाइट्रस ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड होगा। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको सामान्यतः लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है या अम्लीय वर्षा के लिए भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन यह हमारे वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? पहला ऑप्शन है हमारा डीजल, दूसरा है केरोसिन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है कोयला। तो करेक्ट आंसर हमारा हाइड्रोजन होगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन ऊर्जा का एक स्वच्छ और प्रभावी माध्यम है। इसका व्यापक उपयोग जीवाश्म ईंधन के विकल्प में किया जाता है। भारत सरकार द्वारा हाइड्रोजन ऊर्जा के रोड मैप तैयार करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया गया है। बिजली पैदा करने के लिए फ्यूल सेल, छोटे जनरेटर, दोपहिया एवं तिपहिया वाहन आदि में हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाइड्रोजन ऊर्जा केंद्र वाराणसी BHU इस ऊर्जा के विकास की दिशा में विभिन्न शोध कर रहा है। तो हाइड्रोजन की वजह से जो हमारा वायु प्रदूषण है या पर्यावरण प्रदूषण है वो बहुत ही कम है, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है, बहुत चीजें ध्यान देती है, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया, जिसका BHU में हेड ऑफिस है और वहां पे सब शुरू किया जा रहा है। BHU हेड ऑफिस क्या क्या जगह शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो पहला हमारा वायु तथा मृदा, दूसरा है फसल तथा वायु, तीसरा है मृदा तथा जल और चौथा है वायु तथा जल। करेक्ट आंसर होगा हमारा मृदा तथा जल। हमने क्या किया, फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव किया, ठीक। अब वो कीटनाशक क्या होगा, बारिश होगा तो बारिश के जरिए क्या होगा, हमारे पानी में मिक्स होकर जमीन पे जाएगा, जमीन पे जाएगा तो सॉइल की फर्टिलिटी को लूज करेगा, तो एक सॉइल को क्या करेगा, हानिकारक प्रभाव डालेगा, सॉइल को पॉल्यूट करेगा, और साथ ही साथ पानी में मिक्स होकर आसपास के स्रोत में जाके वो पानी के स्रोत को भी पॉल्यूट करेगा, उस पानी को क्या कर देगा, जहरीला कर देगा, उसमें रहने वाले जीव जंतु उससे प्रभावित होंगे, उसका सेवन करने वाले मनुष्य पे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो जो हमारे कीटनाशक है उनके छिड़काव से हमारा क्या क्या पॉल्यूट हो रहा है, सॉइल पॉल्यूट हो रहा है, मृदा जिसको कहते हैं हिंदी में, दूसरा जल जिसको हम लोग वाटर कहते हैं, वाटर हमारा क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। तो दो चीजें हमारी जल छिड़काव, कीटनाशक के छिड़काव से होती है, पहला मृदा और दूसरा जल। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा ठोस अवशिष्ट उत्पन्न करता है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि सबसे ज्यादा सॉलिड वेस्ट कौन उत्पन्न करता है। तो पहला हमारा है कृषि, दूसरा है हमारा न्यूक्लियर पावर संयंत्र, तीसरा है उत्पादन उद्योग और डी है पैकिंग उद्योग। तो हमारा सी उत्पादन उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा हमारा क्या है,
ठोस अवशिष्ट उत्पन्न करता है। ठीक, इसीलिए जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आज हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं 83 तक। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन तक। अब कल मिलेंगे तो इसके बाद भी हमारे क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं। इसके बाद भी हम लोग पास 98 लगभग 15 क्वेश्चन है, तो इसको कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज यही अपना हम लोग लेक्चर एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। चलिए आज इतना ही रखा जाता है।